हाय, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं COP8। ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेफली। इससे पहले कि हम स्टैंडर्ड को डिटेल में डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं ये COP चैप्टर का सबसे बड़े स्टैंडर्ड में से एक है। इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है कि पहली बात तो ये वीडियो बड़ा होने वाला है, दूसरे जब आप ऑडिट के लिए जाएंगे तो इसका कॉम्प्लायंस बड़ा मुश्किल है। थोड़ी आसानी आपके लिए हो सकती है अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक है, क्योंकि ब्लड बैंक की लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स इतनी कठिन है कि जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए हैं ब्लड बैंक के लेवल पे, वो आपके ऑलरेडी बने होते हैं। चाहे आप उन्हें कंप्लाई कर रहे हो चाहे ना कंप्लाई कर रहे हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी उसका होगा आपकी ब्लड बैंक में। सो चलिए शुरू करते हैं। कमिटमेंट ए, स्कोप ऑफ ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज इज कमेंसुरेट विद द सर्विसेज provided by the organization। तो अब जो ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं उसका स्कोप जो है इस तरह से होना चाहिए कि आप जो हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं उससे वो मैच करे। सो फर्स्ट थिंग उन्होंने बोला मेंटेन वैलिड लाइसेंस, या फिर एक डॉक्यूमेंटेड MOU विद एक्रेडिटेड ब्लड बैंक। नाउ दिस इज समथिंग विच इज यूनिक जो उन्होंने बोला है, एक्रेडिटेड ब्लड बैंक। सो एक्रेडिटेड ब्लड बैंक का मतलब ये हुआ कि जिसका ब्लड बैंक का एक्रेडिटेशन हो, बट हार्डली किसी ब्लड बैंक का एक्रेडिटेशन कम से कम छोटे शहरों में होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव दैट। बट अगर कोई है तो आप कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहली प्रायोरिटी वो देनी चाहिए जो आपकी नियरेस्ट ब्लड बैंक हो, क्योंकि आपको आगे क्वालिटी इंडिकेटर्स वो भी मिलेंगे जो उस पर फोकस करने वाले हैं। अगली चीज़ जो उन्होंने कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज आर एज पर दी वर्कलोड। सो आपको ये इंश्योर करना है कि वो आप असेसर को कन्विंस कर पाएँ। इट इज़ वेरी वेग थिंग। इन केस ऑफ आउटसोर्स फैसिलिटी, इंश्योर दैट पेशेंट केयर डज नॉट सफर। द ब्लड फ्रॉम एक्सटर्नल ब्लड सेंटर्स शैल बी ट्रांसपोर्टेड एंड सेफली एंड प्रॉपरली। अ गुड रेफरेंस इज NABA स्टैंडर्ड फॉर ब्लड सेंटर। सो उनका कहना है कि अगर ब्लड बैंक आउटसोर्स्ड है तो वो ब्लड सेफली ट्रांसपोर्ट हो, प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो। अब यहाँ पे कई जगहों पे इशू तब आता है जब आप ये बोलते हैं कि जी पेशेंट का रिलेटिव ही लेके आता है, तो आपको प्रैक्टिकली एक डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए जो ब्लड डोनेशन के बारे में भी प्रमोट करे और ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होना है उसके बारे में बताए। कोल्ड चेन में आना है, कैसे आना है, क्या आपको देख के लाना है, वो एक पर्चा आप थमा सकें। आप ये कह सकते हैं जी हमारे यहाँ तो गांव देहात के लोग होते हैं, उससे NABH को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वर्बली किसी को एजुकेट करना पड़ेगा। फिर आप अगर हर दिन नहीं कर सकते तो जिस समय ऑडिट होने वाला है उससे कम से कम 8-10 दिन पहले से शुरू करें, जिससे जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनके रिलेटिव्स का अगर किसी का इंटरव्यू असेसर कर ले तो उसे दिखाई दे। और अगर वो इंटरव्यू नहीं भी करता है और आपके पास वो एक ब्रोशर छोटा सा एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, यू कैन शो देम एज प्रूफ। और अगर आगे आपको जाना है तो आप एक उस ब्रोशर का रिसीविंग रजिस्टर किस नेक्स्ट टू किन को दिया था वो भी आप दिखा सकते हैं कि जी देखिए हमने इनको एजुकेट किया था और इनसे ही ब्लड लाने को कहा था और इनको पूरी तरह से समझाया गया था। अब अगला, इन सब के लिए उनका कहना है कि आप NABA स्टैंडर्ड फॉर ब्लड सेंटर पढ़ें। तो भाई NABH की साइट पे ये स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, आप जाके उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी कमिटमेंट ही है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेस फॉर ब्लड कंपोनेंट कलेक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द रिटन गाइडेंस। स्टार लगा हुआ है, यानी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। कहा भी है कि रिटन गाइडेंस फॉर द प्रोसीजर पर्टेनिंग टू ब्लड डोनर सिलेक्शन, ब्लड screening for transfusion, transmissible diseases, blood collection including apheresis procedure, blood storage, compatibility testing, blood distribution, transfusion of blood product in clinical area and patient and family education about blood donation। देखिए इसमें से ज़्यादातर SOPs तब आपके लिए एप्लीकेबल हैं जब आपकी ब्लड बैंक है, और अगर आपकी ब्लड बैंक है तो बिलीव करिए आपको लाइसेंसिंग के लिए ही ये सारे SOPs बनाने पड़ जाएंगे। अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक नहीं है तो फिर आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इन क्लिनिकल एरियाज, इसका SOP ज़रूरी है।
जो ब्रोशर मैंने आपको बताया, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन अबाउट ब्लड डोनेशन, ये ब्रोशर भी आप बना लेंगे, दैट विल वर्क एज अ डॉक्यूमेंटेशन। अगली चीज जो वो कह रहे हैं, ब्लड सेंटर टू डू अ प्री डोनेशन एंड पोस्ट डोनेशन काउंसलिंग। अगेन, अगर आपके यहाँ ये ब्लड बैंक है तो आपके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। ब्लड डोनेशन ड्राइव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द नेशनल एंड स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, अगेन फॉर ब्लड बैंक। ये तो आपको अपने ब्लड बैंक में डेटाबेस रखना ही चाहिए और ब्लड डोनेशन को प्रमोट भी करना चाहिए, तो उसके लिए आप कैंप लगाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर डोनर रिएक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन NHVPI। सो देखिए, डोनर रिएक्शन अगेन जहां ब्लड डोनेट हो रहा होगा वहां होगा, तो अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक नहीं है तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। आपके यहाँ ब्लड बैंक है तो आपको कोई ना कोई फर्स्ट एड किट वहाँ रखनी होगी, नेसेसरी रिसोर्सेज मेंटेन करने पड़ेंगे। पार्टिसिपेशन इन NHVPI, दैट इज नेशनल हीमो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी है, चाहे आपके यहाँ ब्लड बैंक हो चाहे नहीं हो। आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ ब्लड बैंक के लिए होता है, बाकी लोग सिर्फ इसे डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ब्लड बैंक का होता है। एज अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन कोई हॉस्पिटल का टाई अप नहीं हो सकता अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक नहीं है तो। All TTI and red cell serology are carried out as per the approved method. Again, if you are accredited blood bank, तो आपके यहाँ ये हो रहा होगा। accredited का मतलब समझिए, यहाँ पे accredited मतलब NABH accredited नहीं है, यहाँ पे accredited का बैंक मतलब है registered blood bank, जिसके पास लाइसेंस हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। नाउ ये टेस्ट ऑब्वियसली अगर आप ब्लड बैंक चला रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आपके पास SOP है। ब्लड सेंटर टू रिटेन डोनर एंड रेसिपिएंट सैंपल आफ्टर ईच ट्रांसफ्यूजन as per the guidelines, process for retesting, recall, referral of reactive blood donor। so ये आपको रिकॉर्ड रखना है और सैंपल रिटेन करने हैं। compromise blood discarding procedure shall be available। now this procedure should be available in blood bank, लेकिन blood discarding procedure in hospital should be according to biomedical waste handling rules 2016 and amendments thereafter 2018-2020। तो आपको ब्लड कैसे डिस्कार्ड करना है, किस कलर के मतलब ब्लड बैग किस में डालना है, कैसे उसे डिस्कार्ड करना है। लेट से कुछ ब्लड लेफ्ट रह गया ब्लड बैग में, थोड़ा सा रह गया, या रिएक्शन हुआ, आपने भेजा नहीं, या ब्लड आपने मंगाए 3 यूनिट और एक फ्रिज में रखे रखे एक्सपायर हो गया, तो आप उसे कैसे डिस्कार्ड करेंगे। तो वो अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल्स की जो आपने पॉलिसी बनाई है उसमें इसे भी मेंशन जरूर करें। जो सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, ब्लड कंपोनेंट्स आर स्टोर्ड सेफली फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन टिल ट्रांसफ्यूजन। सो अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक है तो ब्लड एंड ब्लड components are stored as per the scope, environmental monitoring as per the guideline, that is licensing requirements। लेकिन अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक नहीं भी है और आउटसोर्स्ड है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हुआ हो, ट्रांसफ्यूजन से पहले वो सही टेम्परेचर पे रखा गया हो, जिस फ्रिज में रखा गया हो उसकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही हो, ये आपको इंश्योर करना है। अनटेस्टेड एंड क्वारंटाइन ब्लड इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम टेस्टेड ब्लड। टेस्टेड ब्लड शैल बी केप्ट विद सीरोलॉजी स्टेटस। ये अगेन ब्लड बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है कि सीरोलॉजी स्टेटस के साथ मेंशन करते हुए ही ब्लड को रखना है, और अनटेस्टेड और टेस्टेड ब्लड अलग अलग रखना है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। जो लेबलिंग हो दैट शुड हैव सीरोलॉजी स्टेटस। दैट इज सीरोलॉजी स्टेटस क्या है? सीरोलॉजी स्टेटस इज बेसिकली HIV, HBs, AG, HBV। यूजुअली ब्लड पे 60 टेस्ट किए जाते हैं डोनर को देने से पहले। कई ब्लड बैंक एक रूल बना के चलती हैं कि फ्रेश ब्लड वो इशू ही नहीं करती, वो 7 दिन पुराना ब्लड इशू करती हैं, जिससे कई सारी डिसीजेस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप ब्लड बैंक हैं तो आप अपनी ब्लड बैंक से ये चेक कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट सीरोलॉजी स्टेटस एंड टेस्टिंग एक्सेट्रा। सो ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नेक्स्ट है D, दैट इज कोर। अगेन स्टार लगा है, दैट मीन्स recording data, documentation is necessary। The organization ensures safe and rational use of blood and blood components। पहले यही स्टैंडर्ड का नाम होता था, लोग इसी की पॉलिसी बनाते थे।
तो अब ये एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बस रह गया है। तो रिटन ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस फॉर रेसिपिएंट सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरा, गाइडलाइन शैल इंक्लूड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट, safe procurement and transportation, maintaining cold chain, patient identification, verification of transfusion orders, safe storage prior to transfusion, blood transfusion and patient monitoring, identification of the potential transfusion reactions। तो ये ऑलमोस्ट अपने आप में एक लिस्ट हो गई जिसकी आप चेकलिस्ट बना के इंटरनल ऑडिट से पहले टिक कर सकते हैं कि आपके यहाँ ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के हिस्से कवर हो रहे हैं कि नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा अगर आप इसे टिक नहीं करेंगे। और जो गाइड बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे उन्होंने लिख रखा है रेफर COP 8H, जो कि टाइपोग्राफिकल एरर है। आपको COP 8F रेफर करना है, इस स्टैंडर्ड में H ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ही नहीं। सो दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 8F। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ क्रॉस मैचिंग, compatibility label is attached to the unit at the time of issue। तो ये अगेन ब्लड बैंक के लिए है कि उन्हें ये करना है। Ensuring a portion of integral tubing together with segment number remains attached to the blood bag at the time of issue। तो ये ट्यूबिंग का हिस्सा अटैच रहे, ये भी ब्लड बैंक को इंश्योर करना है। Ensuring all labels remain attached to facilitate appropriate investigation of the adverse transfusion reaction। तो ब्लड बैंक तो छोड़िए, अगर हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ्यूजन जब हो रहा है तो ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको कोई स्टिकर ब्लड बैग का नहीं हटाना है। जब ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाए और कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं हुआ हो तभी आपको लेबल निकाल के फाइल में लगाना है। अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो आपको वो डिटेल नोट कर लेनी है फाइल में, लेकिन स्टिकर सहित उसको वापस ब्लड बैंक भेजना है। ऐसा इन्होंने कहा है कि सारे स्टिकर के साथ आपको वापस करना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता ही नहीं है। तो अगर आप एज ए कवर एविल एंड डेक्सोना रिएक्शन से पहले ही दे रहे हो तो सर्टेनली वो नहीं होगा, और वो गलत भी है, बिकॉज इट इज़ इरेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोग रिपोर्ट इसलिए भी नहीं करते कि फालतू में डॉक्यूमेंटेशन कौन करे, लेकिन आप ये मान के चलें कि असेसर इतना बुद्धिमान होता है कि उसे पता है कि आपके यहाँ मतलब आप या तो एज ए कवर दे रहे हैं या आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये पकड़ना बहुत आसान होता है। अगर मैं आपके मेडिकल स्टोर पे जाऊं और मैं पिछले 3 महीने का डेटा निकलवाऊं कि आपने किस किस IPT पेशेंट को एविल और डेक्सोना दिया है और उसे मैं आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रजिस्टर से मैच कर लूं, तो मुझे दिख जाएगा कितने पेशेंट को आपने या तो एज ए कवर दिया है या पोस्ट ट्रांसफ्यूजन दिया है। तो अगर असेसर चाह ले तो मिल जाएगा, तो इससे अच्छा है आप ही ये मेथड यूज़ करो और इसे आइडेंटिफाई कर लो। नर्सेज अगर रिपोर्ट नहीं कर रही हैं, मैंने एक बेस्ट मेथड बना रखा है अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि मैं एक एविल डेक्सोना रजिस्टर ही बनवा देता हूँ मेडिकल स्टोर पे IP यूनिट का, कि अगर किसी पेशेंट को IP में एविल डेक्सोना इशू हुआ है तो फ़ोन करके पूछ लो कि ये क्यों दिया जा रहा है। उससे ही, और अगले दिन जब वो इंचार्ज नर्स राउंड लेती है या क्वालिटी टीम राउंड लेती है तो वो मैच कर लेती है उस फाइल में कि किस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और उसको पहले एविल डेक्सोना दिया गया है या बाद में। पहले भी दिया गया है तो भी ये पोटेंशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा, जो अभी एक आपका क्वालिटी इंडिकेटर भी है। देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। पहली बार लाइफ में मुझे 2 स्लाइड एक स्टैंडर्ड के लिए, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के लिए यूज करनी पड़ रही है। सो अगला इनका पॉइंट है, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट यूजेज इज गवर्न्ड बाय रिटन गाइडेंस विच शैल एड्रेस द इंडिकेशन ऑफ यूज। दिस शैल बी एविडेंस बेस्ड ऑन STGs, दैट इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपने पहले देखा कि आपको रेसिपिएंट सेफ्टी के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट इंश्योर करने थे, और अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिटन गाइडेंस शुड एड्रेस द इंडिकेशन ऑफ यूज एंड रेशनल यूज। दिस कैन बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो आपको इसका भी एक SOP या पॉलिसी बनानी है। द ब्लड सेंटर प्रोटोकॉल्स could include clinical situation based on the scope, like neonatal transfusions, autoimmune hemolytic anemia और incompatible transfusion और massive transfusion। इसके भी अगर SOP आपके बने हैं तो बेहतर है। खासतौर से अगर आपके यहाँ ट्रॉमा आ रहा है, पीडियाट्रिक केसेस हैं, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन एंड नियोनेटल ट्रांसफ्यूजन के तो आपके पास गाइडलाइन होनी चाहिए और स्टाफ की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए।
A hospital blood transfusion committee shall ensure rational use, adoption of best practices and guidelines. Committee should meet periodically, should review transfusion practices, adverse reaction and wastage. तो देखिए इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी बनानी है, इन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए कि उसे करना क्या है. एक तो रेशनल यूज चेक करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस अडॉप्ट करनी है, कमेटी पीरियोडिकली मिलनी है यानी कम से कम 3 महीने में एक बार मिलनी है, शुड रिव्यू ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस तो समय समय पर वो भी करना, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन और वेस्टेज को भी चेक करना है. इनमें से कुछ चीज़ें आपके क्वालिटी इंडिकेटर ही बन जाएंगे जो कि आगे आएगा. क्लिनिशियन फीडबैक शुड बी टेकन टू असेस अवेलेबिलिटी एंड efficacy of blood and blood components. Now understand, अभी तक जो हम क्लिनिशियन फीडबैक ले रहे थे वो हम रेडियो इमेजिंग में ले रहे थे, क्लिनिको रेडियोलॉजिकल मीटिंग में, फिर हम पैथोलॉजी में ले रहे थे मेडिकल लैब वाले स्टैंडर्ड में, क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग में. नाउ दे आर आस्किंग फॉर टेकिंग द क्लिनिशियन फीडबैक फॉर द एक्सेस अवेलेबिलिटी एंड assesses availability and efficacy of blood and blood components. तो अब यहाँ पे भी आपको 1 मिनट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आपने कुछ लोगों से डिस्कशन किया है कि कितना इफेक्टिव रही हैं आपकी प्रोसेस. अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन कमिटमेंट है, दैट इज ई. ब्लड कंपोनेंट्स आर अवेलेबल फॉर द यूज इन इमरजेंसी एंड रूटीन सिचुएशन विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम. तो पहली चीज़ तो यहाँ स्टार लगा है, दैट मीन्स देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन. ये आपका एक क्वालिटी इंडिकेटर भी है जो मैंडेटरी 32 इंडिकेटर है. तो पहली चीज़ उन्होंने बोला कि पहली चीज़ ये डिफाइन करिए कि यूज़ इन इमरजेंसी सिचुएशन क्या होगा, दूसरा उसमें समय कितना लगेगा और रूटीन में समय कितना लगेगा, और उसकी टैट मॉनिटरिंग करिए. टैट मॉनिटरिंग 2 जगह होगी. अगर आपकी ब्लड बैंक इन हाउस है तो उसके पास रिक्विजिशन स्लिप ब्लड बैंक में कितने बजे पहुंची और उसने ब्लड कितने समय इशू किया वो टैट अपना रिकॉर्ड करेगा, और नर्सिंग स्टेशन पर रिकॉर्ड होना है कि उसे रिक्विजिशन उसने कितने समय दिया और उसके पास ब्लड कितने समय पहुंचा, वो टैग वो रिकॉर्ड करेंगे. और दोनों में एक कॉलम होगा कि ये प्लान ट्रांसफ्यूजन था या इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन था, और कितने समय में, अगर उन्होंने इमरजेंसी रिक्वेशन दिया तो उन्हें कितने समय में ब्लड मिल गया नर्सिंग स्टेशन पे. और ब्लड बैंक भी एक रिकॉर्ड करेगा कि अगर उसे इमरजेंसी सिचुएशन का कोई मिला रिक्वेशन तो उसने कितनी जल्दी उसे इशू कर दिया. आपको ये दोनों सिचुएशन में करना है, यानी ऑल ब्लड इशू पे करना है, प्लान्ड भी और इमरजेंसी भी. अचीवमेंट है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो अचीवमेंट आप पे एप्लीकेबल नहीं होता. आपको जब सर्विलेंस में आपके लिए आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल होता है, और अगर रिन्यूअल पे जा रहे हैं तो आपके लिए तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल है. तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट पोस्ट ट्रांसफ्यूजन फॉर्म इज कलेक्टेड, रिएक्शन इफ एनी आइडेंटिफाइड and are analyzed for preventive and corrective actions. Now see, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि COP8H कुछ नहीं है, COP8F है. तो ये COP8F है जो आपको H की जगह रेफर करना है. ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की जो गाइडलाइन में डिटेल्स हैं वो क्या कह रही हैं? shall ensure detection, reporting, evaluation and analysis of suspected. Now it is suspected adverse transfusion reaction followed by CAPA, corrective action and preventive action. तो सस्पेक्टेड का मतलब क्या है? अगर आपने एज अ कवर भी एविलडेक्सोना दिया है तो दैट इज अ सस्पेक्टेड ट्रांसफ्यूजन. सो क्वालिटी डिपार्टमेंट और नर्सिंग whoever is responsible in your hospital should cover any place where as a cover or post transfusion this post prophylaxis has been given, लेकिन आपने उसे रिपोर्ट नहीं किया. It is preferable that organization captures feedback regarding every transfusion to detect all transfusion reactions. तो उनका कहना है 100% सैंपल साइज होना चाहिए. All events of such reaction shall be analyzed by an individual or committee and CAPA is done. तो आप एक इंडिविजुअल असाइन कर सकते हो जो ब्लड बैंक ऑफिसर आपका हो सकता है. अगर वो फुल टाइम है तो फुल टाइम ही होता है, लेकिन क्या होता है कि छोटे हॉस्पिटल में अगर ब्लड बैंक है तो वही बंदा लैब भी चला रहा है, वही ब्लड बैंक ऑफिसर है, तो इट इज़ बेटर दैट यू असाइन अ पर्सन अंडर हिम. तो वो बंदा सिर्फ साइन करता है बट और थोड़ा बहुत सुपरवाइज कर लेता है, या आप एक कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच रिएक्शन, ऑब्वियस है. पार्टिसिपेट इन NHVPI, तो चाहे आप ब्लड बैंक है चाहे नहीं है, NHVPI में पार्टिसिपेट करना है. रेफर IMS-1G. IMS-1G कहता है कि आपको एक्सटर्नल डेटा बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन डेटा बेस पे पार्टिसिपेट करना है. तो ये NHVPI
की रिक्वायरमेंट है IMS 1G। अचीवमेंट G, देखिए अगेन मतलब इट इज रेयर कि दो अचीवमेंट आ जाए, अचीवमेंट F भी है और अचीवमेंट G भी है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। तो अगर आप पहली बार ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम आपके लिए जरूरी नहीं है। आपने अभी पहली बार एप्लीकेशन भरी है NABH 6th एडिशन की या जिसकी भी, आप पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप 1.5 साल बाद सर्विलेंस के लिए जा रहे हैं या रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी जरूरी है। उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें मेंशन कर दी हैं। एक, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम शुड बी रिटन। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्लान हो सकता है या पार्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हो सकता है। ऑब्वियसली जब उन्होंने कहा है, और इट इज़ मैंडेटरी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होना ही होना है। शुड कवर ऑल एक्टिविटीज ऑफ ब्लड सेंटर, सो डोनेशन, प्रोसेसिंग एंड इशू, एंड इशू के बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिपोर्टिंग, चारों पार्ट में आपके क्वालिटी इंडिकेटर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्लड बैंक है उसे इक्वास और PT प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, और जहां PT प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है वहां इंटर लैब कंपेरिजन करना है। PT इज प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, इक्वास इज एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम। तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। जितने भी आपके नॉन कॉम्प्लायंस आएंगे उस पर कापा करना है, यानी करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। ब्लड एंड रिएजेंट इंटरनल QC एस्टैब्लिश्ड एंड यूज्ड एज पर गाइडलाइन, तो अगेन वही QC करना ही है। डिफाइंड एंड मॉनिटर क्वालिटी इंडिकेटर, तो ब्लड वेस्ट कितना हुआ, टैट क्या था, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितने हुए, और जो कापा आपने लिया है उसे रिकॉर्ड करना है। सो दिस वॉज इट। काफ़ी लंबा था और हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों। कोई अगर डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।